कई लोग कह रहे हैं कि आप छोड़ने वाले हैं एनडीए, इस तरह की बात भी आ रही है। 2025 में 225 से हम लोग जीतेंगे। इधर खबरें आई हैं कि आप नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं, प्रधानमंत्री से खुश हैं, तो क्या बिहार स्तर के नेताओं से नाराज हैं? जो चाहते हैं उस टारगेट को अचीव कर पाए, तो इस दृष्टि से हमने कुछ तथ्यात्मक बात की है। इसमें नाराजगी का कहाँ कोई प्रश्न उठता है? प्रधानमंत्री ने आपको संबोधित नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कमेटी में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के लोगों को शामिल नहीं किया। जो इस तरह की बात बहुत हो रही है और कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं 15 सीटें कम से कम। उस वक्त जो उन लोगों ने तय किया कि हम डैमेज करेंगे, तो उस काम में लोग सफल हो गए। और स्ट्रेटजी जब भी हम आगे की बनाएंगे तो पुराना जो एक्सपीरियंस है उसको रिव्यू करेंगे, और उसके आधार पे अगर कोई कमी पहले रह गई है तो उस कमी को हम आगे न रहने दें। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ बिहार की राजनीति के एक नामचीन शख्सियत, जी हां, उपेंद्र कुशवाहा जी साथ हैं। वो एनडीए में शामिल हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इनका पॉलिटिक्स में इतिहास बहुत पुराना है। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और तमाम पार्टियां अपने घटक दलों के साथ सीट बांटने में लगी हुई हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। वैसे एनडीए के सदस्य हैं, एनडीए के घटक दल हैं, इनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बार चुनाव मैदान में भी उतरेगी। तो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका उपेंद्र कुशवाहा जी। जी, थैंक यू। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप इन दिनों एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ी है और आबादी के अनुरूप सीटों की संख्या होनी चाहिए ताकि लोगों को समुचित रिप्रेजेंटेशन मिल सके। कहां तक सफल होता दिख रहा है आपका ये अभियान बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई हम उठा रहे हैं, हमारी मांग ऐसी है, ऐसा नहीं है। संविधान ने जो अधिकार हमको दिया है, हम उसी अधिकार की बात कर रहे हैं। जिस वक्त संविधान बना और देश में पहला आम चुनाव हुआ, उसके पहले सीटों की संख्या निर्धारित हुई लोकसभा में 1951 में। और उस वक्त जो संविधान बना, उसी संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पे जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो आबादी आएगी उस आबादी के आधार पे सीटों का फिर से निर्धारण होगा और विभिन्न राज्यों में उसका विकेंद्रीकरण होगा, और उसी के अनुरूप विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी संख्या बढ़ेगी। तो यह बात संविधान में लिखी गई और उस संविधान के हिसाब से पहली बार 1951 में, दूसरी बार दूसरी जनगणना के बाद आजाद भारत में 1961 में, और तीसरी बार 1971 में हुआ। और हर बार जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई। 71 में अंतिम बार 543 जो आज की संख्या है वह निर्धारित हुई। और उसके बाद 1976 आता है, जब आपातकाल का दौर था, इमरजेंसी देश में लगा हुआ था। उसी वक्त संविधान में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके यह कहा गया कि अब अगले 25 वर्षों तक डिलिमिटेशन के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। 25 साल जब पूरा हुआ 2001 में, तो फिर से अगले 25 साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। वही 25 साल 2001 में जो समय सीमा बढ़ाई गई, अब 2026 में पूरा होने वाला है। 2026 में अगर अभी की व्यवस्था के हिसाब से फिर से भारत की सरकार चाहेगी तो संविधान के हिसाब से आबादी के अनुसार आज की जो आबादी है या अभी जनगणना होने वाली है, उस आबादी के आधार पर सीटों की संख्या का निर्धारण होगा। यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दक्षिण के कुछ नेता इस पर विरोध में पहले ही से मुखर हो गए। दक्षिण के एक मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी अपने यहाँ बुलाई
और फिर हाउस जो अभी चल रहा था, लोकसभा राज्यसभा का सत्र, उस दौरान भी लगातार लोग हाउस में इस बात को लेकर शोर मचाते रहे कि परिसीमन नहीं होना चाहिए संविधान के आधार पे। तो उनकी इच्छा है कि संविधान के आधार पे फिर से जो रोक है वह रोक आगे भी जारी रहे। हम यही कह रहे हैं कि आगे अब रोक जारी नहीं रहनी चाहिए, और जो संविधान हमारा कहता है उस संविधान के आधार पर परिसीमन नहीं निश्चित रूप से होना चाहिए, हम यह कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी मांग जायज है। 50 सालों से देश इंतजार कर रहा है, लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवीजन दिख रहा है, और आप एनडीए के घटक दल भी हैं, महत्वपूर्ण घटक दल हैं, क्या आपने एनडीए के भीतर ये मांग उठाई है? और आपको लग रहा है कि जैसे पॉपुलेशन सेंसस होगा, कास्ट सेंसस की बात आपकी सरकार मान गई है, आप लोग भी ऐसा चाहते थे, अब जो ये संख्या बढ़ाने की बात है कि आबादी के अनुरूप आप संख्या बढ़ाइए ताकि लोगों को समुचित रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इस पर सरकार का रुख क्या है? सरकार का रुख तो अभी आएगा, उसका वक्त है, अभी वक्त नहीं आया है। क्योंकि पहले से कुछ लोगों ने, दक्षिण के ही लोग हैं, कुछ पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आगे नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ लोग विरोध में बोलने लगे हैं और पक्ष में कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है, एक तरफा आवाज अभी तक देश में जा रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में उधर के लोग बोल रहे हैं कि अब परिसीमन आगे भी न हो, यही स्थिति जारी रहे, और कोई यह कहने वाला अगर नहीं देश में हो कि नहीं परिसीमन संविधान के हिसाब से होना चाहिए, तो लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रह जाएगी तो हो सकता है कि जो चाहते हैं कि न हो परिसीमन, उनकी बात ही आगे रह जाए, क्योंकि उनके विरोध का स्वर कहीं से उठ ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमको आवश्यक लगा कि अभी इस विषय को लोगों के बीच ले जाना चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि आम लोग तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उसमें जो लोग इस विषय से कंसर्न रखते हैं उनको भले इसकी जानकारी है, लेकिन कॉमन पीपुल को कोई जानकारी नहीं। माननीय पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनको भी अधिकांश लोगों को जानकारी तक नहीं है कि क्या संवैधानिक स्थिति है और क्या आगे होना चाहिए। तो पहली आवश्यकता हमारी थी, मैंने महसूस किया कि हम लोगों तक इस विषय को ले जाएं, अधिक से अधिक लोग अवेयर होंगे, अपने अधिकार को जान पाएंगे जो अधिकार संविधान ने उनको दिया है, तब एक माहौल बन पाएगा, वातावरण बन पाएगा, और इसीलिए हमने अपनी पार्टी के एजेंडा में शामिल किया है। तो पहली कोशिश हमारी है कि लोगों तक यह बात पहुंचे, फिर जरूरत होगी तो हम एनडीए के अंदर भी बात करेंगे। और एनडीए क्या, यह तो एक क्रॉस कोई भी पॉलिटिकल गठबंधन या क्रॉस पार्टी लाइन सबके लिए जरूरी है, तो बाकी पार्टियों से भी बात करने की जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे। चलिए, ये जातीय जनगणना की मांग लगातार उठ रही थी, नीतीश कुमार उठा रहे थे और उसके बाद केंद्र सरकार ने मान भी लिया। अब कांग्रेस और आरजेडी कहती है कि हमारे दबाव में मानना पड़ा है, ये लोग अभी माने कहाँ हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा जो विपक्ष का है वो अब भी कारगर होता दिखाई पड़ता है आपको, या आपको ये लगता है कि एनडीए ने इसको किया है और एनडीए को फायदा होगा? देखिए, ठीक बता रहे हैं आप, विपक्ष के लोग क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल होना चाह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि देर सवेर अगर डिसीजन के स्तर पे किसी कोई गया तो वह एनडीए की सरकार है। इतने दिनों तक 14 के पहले बीच में थोड़ा दिन छोड़कर लगातार तो सरकार कांग्रेस की ही रही, विपक्ष के लोगों की ही सरकार रही, तो उन लोगों ने तब क्यों नहीं किया? यार, मांग तो कोई आज की नहीं थी, उस वक्त नहीं किया इन लोगों ने। आरजेडी की बात जहां तक बिहार में है, तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में काफी दिनों तक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर रहे। उस वक्त जो चाहते लालू यादव जी भारत की सरकार वह करती, लेकिन उस वक्त यह बात उनको नहीं सूझी। जब सत्ता से बाहर हैं लोग, तब इस तरह की बात उठा रहे हैं, और उठा रहे हैं बस मुद्दा कोई नहीं है तो चलो कोई मुद्दा ढूंढ लो, तो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, वरना इन लोगों की जेहन में नहीं है। क्योंकि मौका मिला तो कुछ तो करते, लेकिन लोगों ने नहीं किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए हम सब लोगों को कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी आवश्यकता समझी और इस काम को किया। तो देश की जनता देख रही है कि किसने किया। अब कोई भाषण दे ले कहीं जाकर के कि हमने करा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन कई बार मीडिया में इधर खबरें आई हैं कि आप नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं। प्रधानमंत्री से खुश हैं तो क्या बिहार स्तर के नेताओं से नाराज हैं? नाराजगी किससे है? क्योंकि यह भी सच बात है कि काराकाट जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आप वहां से जीते भी हैं, पॉपुलर नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से सैबोटाज होने की बात कही गई, क्या वो मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है? अभी भी आपको लग रहा है कि समन्वय नहीं होगा तो एनडीए की जीत, भारी भरकम जीत नहीं होगी जिसका सपना एनडीए देख रहा है? नहीं, सबसे पहली बात, मेरी नाराजगी की बात मीडिया में आ रही है तो जो लोग मेरी नाराजगी की बात कर रहे हैं वही कारण बता पाए। पता नहीं कैसे लोग विश्लेषण करते हैं चीजों को। कहीं से नाराजगी जैसी बात हमने कही भी नहीं और ना नाराजगी का कोई प्रश्न उठता है। ये बीच बीच में सवाल उठा रहे हैं लोग, कई लोग कह रहे हैं कि आप छोड़ने वाले हैं एनडीए, इस तरह की बात भी आ रही है जो लोग मीडिया में। सवाल उठा रहे हैं उनकी बुद्धि, उनकी समझ पर हमको तरस आती है। इससे ज्यादा हम उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। देखिए, अब विधानसभा का चुनाव आगे है, लोकसभा का चुनाव तो बीत गया है। सवाल यह है कि आगे की स्ट्रेटजी हर संगठन, हर पॉलिटिकल पार्टी या हर अलायंस बनाता है और निश्चित रूप से बनाना भी चाहिए। तो आगे का जो हमारा मकसद है, विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हम सब लोग मिलकर उस बात से सहमत हैं कि 2025 में 225 हम लोग जीतेंगे कम से कम। तो इस टारगेट को जब अचीव करना है तो ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और स्ट्रेटजी जब भी हम आगे की बनाएंगे तो पुराना जो एक्सपीरियंस है उसको रिव्यू करेंगे और उसके आधार पे अगर कोई कमी पहले रह गई है तो उस कमी को हम आगे न रहने दें। इस बात को ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी बनाएंगे, तभी तो हम आगे जो चाहते हैं उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से हमने कुछ तथ्यात्मक बात की है, इसमें नाराजगी का कहां कोई प्रश्न उठता है। इसमें हमने यही कहा है ना कि जो कुछ भी हुआ शाहबाद के इलाका में, शाहबाद का इलाका और कुछ मगध का इलाका, हम इसलिए उसकी चर्चा करते हैं कि उन्हीं इलाकों में एनडीए का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुकूल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, यह जो कारण है, इस कारण के पीछे कुछ लोग हैं। हमने किसी पार्टी को कभी टारगेट नहीं किया और न उस तरह की स्थिति भी नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात नहीं मानी, जिन्होंने माननीय गृह मंत्री जी की बात नहीं मानी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी, और फिर वहां जिस तरह की स्थिति बनाई विधानसभा लोकसभा चुनाव में लोगों ने, तो वैसे लोग उस वक्त जो उन लोगों ने तय किया कि हम डैमेज करेंगे, तो उस काम में लोग सफल हो गए। तो अब आगे ऐसी स्थिति न है। अब इसके लिए हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि नहीं सचेत रहना चाहिए, यही बात हम कह रहे हैं कि वैसे लोग जिन लोगों ने कुछ भी किया, अब पुराने अनुभवों के आधार पे हमको सबक लेनी चाहिए कि आगे वैसी स्थिति न हो। आगे वैसी स्थिति अगर फिर हो गई तो लोकसभा का चुनाव था, देश भर से एमपी चुनकर वहां जाते हैं और उनके बहुमत के आधार पर वहां सरकार बनती है। लेकिन बिहार में तो बिहार के ही एमएलए जहां से जीत कर आएंगे उन्हीं की संख्या के आधार पर बहुमत का आकलन होगा। तो शाहबाद और मगध का इतना बड़ा इलाका है, अगर लोकसभा जैसी स्थिति उस इलाके में हो गई तो शाहबाद के बिना राज्य की सरकार बन पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। 2020 में आप एनडीए में थे नहीं, 2020 में आप एनडीए में नहीं थे, और मुझे लगता है एनडीए का सबसे खराब प्रदर्शन शाहबाद और मगध में ही रहा है। क्योंकि अब मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा, कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पर आप देखे जाते हैं, आपको लगता है कि सैबोटाज इसलिए किया गया था क्योंकि एक समाज को सीधा अपने साथ जोड़ने की कोशिश थी? इसमें जेडीयू के भी नेता थे और बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष के नेता थे। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता, छोटे नेता, उस होड़ में हम कभी शामिल नहीं रहे और आज भी हम शामिल नहीं है। अब लोग जो कुछ भी कहते हैं उनकी मर्जी। हमारी पार्टी जमात की राजनीति करती है। जो भी दबे कुचले न्याय से वंचित लोग हैं तो ऐसे लोगों की हम राजनीति करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब जिन लोगों ने भी वहां किया, अब उनका क्या मकसद था, नहीं मकसद था, सबको मालूम है।
इसलिए इस पर अब कोई बहुत ज्यादा विश्लेषण इस प्लेटफॉर्म पर किया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपने बिल्कुल साफ गोई से कह दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, आजकल बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चिराग उनमें से एक हैं, और जो खबरें आ रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि वो भी शाहाबाद से ही लड़ना चाहते हैं। आपकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, इसलिए आपके दिलो दिमाग में भी है क्या कि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ें? क्योंकि चिराग यही कहते हैं कि मैं लड़ूंगा तो मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं कि शाहाबाद में चिराग की भी नजर है और शाहाबाद मगध में आपकी पार्टी ज्यादा मजबूत है। क्या ऐसा कुछ आपके दिलो दिमाग में है क्या कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें, जिससे आपके विधानसभा की सीटें जो आपको मिलेंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर आए? नहीं, देखिए, बिहार की जनता की कृपा है कि हम तो चारों सदन के मेंबर बन चुके हैं। देश में 4 ही सदन है ना, 2 दिल्ली में है, 2 पटना में है, तो चारों सदन के हम मेंबर बन ही चुके हैं। तो अब हम खुद चुनाव लड़ने की बात हम क्यों करें? उसकी आवश्यकता नहीं है। एनडीए मजबूती से लड़े और उसमें कैसे एनडीए टारगेट को अचीव करे, इसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। उसमें कहीं कोई और चिराग जी लड़ना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर चाह रहा है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़े तो उसमें दिक्कत, कोई परेशानी जैसी बात तो है ही नहीं, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, तो आप एनडीए में अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं? विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आपको मिलने जा रही है या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिलेगा? मैं इस संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं कि आपका बयान कई जगह पर छपा है कि लोकसभा के हिसाब से विधानसभा में सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जरा हमें समझा दीजिए। देखिए, कितनी सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी या एनडीए में और जो पार्टी है वह कितनी सीटों पर लड़ेगी, उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म तो यह नहीं है जहां हम चर्चा करें। जहां उचित प्लेटफॉर्म होगा, आवश्यकता होगी, वहां हम चर्चा जरूर करेंगे। सार्वजनिक मंचों पर इसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं। हाँ, लोकसभा का संदर्भ आप उठा रहे हैं, तो लोकसभा में हमने पहले भी कहा कि उस समय कुछ अगर कमी रह गई जिसकी चर्चा हम अंदर भी करते हैं, एनडीए के अंदर भी, और वहां बैठकर देखेंगे कि क्या उसमें कमी रह गई जिसको आगे हम लोग दुरुस्त करेंगे। तो सीटों की संख्या के बारे में भी यही हमारी राय पहले से रही और आज भी है। एक सवाल इधर बहुत चर्चित हुआ और मैं चाहूंगा मेरे प्लेटफॉर्म से जरूर आप इस पे कुछ बोलना चाहें तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने आपको संबोधित नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कमेटी में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के लोगों को शामिल नहीं किया। जो इस तरह की बात बहुत हो रही है और कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं 15 सीटें कम से कम मिले, और ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपकी पार्टी में औकुलाहट है, बेचैन है कि हम ज्यादा चुप हैं, ज्यादा डिसेंट हैं, तो हमें तवज्जो कम दी जा रही है। कहां से आप लोगों को खबर मिल जाती है? मीडिया की खबर है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मीडिया की बात है। खबर है। अब मीडिया पर कुछ टिप्पणी करें तो यह मुनासिब नहीं है, चुनाव का समय भी है, तो मीडिया के लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन घर में हम रोटी दाल खा रहे हैं और बाहर कोई कहे कि भात दाल खा रहे हैं और उनको समझ में बात नहीं आ रही है, भाई क्या है हम जानते हैं। बाकी मीडिया को जो चीज है ही नहीं, ये कहा जाता है कि कहीं अगर धुआं है तो इसका मतलब आग जरूर होगी, लेकिन मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना आग का भी धुआं निकालता है। तो इस पर अब हम क्या टिप्पणी करें, अब मुनासिब नहीं हमारे लिए। मीडिया एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर हम कोई टिप्पणी करें यह ठीक नहीं है। बाकी पार्टी के अंदर की बात है, तय करेंगे कितनी सीट नहीं। और जो बता रहे हैं आपकी नाम नहीं लेना, और जो आयोग राज्य की सरकार ने बनाया है, बना रही है सरकार, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, यह सब अंदर की बात है ना। और वहां नाम नहीं लेना ये कोई विषय है, नॉन इशू है, कहीं से कोई विषय ही नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। जी ठीक है, आपने बिल्कुल साफ कह दिया। अब मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि 20 साल सत्ता में रह गए, कानून अपराध चौपट है, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इलाज की कमी से उसकी जान चली गई, जांच कमेटी बनाई गई, एक डॉक्टर को सस्पेंड तक कर दिया गया। ये जो विपक्ष के आरोप हैं कि
कब तक आप 20 साल राज करने के बावजूद आप जंगल राज की याद दिलाते रहेंगे? आप अपने टाइम में देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है। आपको लगता है ये नैरेटिव अब विपक्ष का मजबूत होने लगा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं सरकार उतनी मुस्तैद नहीं दिखती है जितना कभी दिखा करती थी? देखिए, विपक्ष का यह कहना कि कुछ भी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, यह बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। अब आप कंपैरिजन अगर कीजिएगा उनके समय और आज में, तो आज कम से कम इतना स्तर तो नहीं गिरा है कि अपहरण हो और मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाए। यह स्थिति तो नहीं है। हाँ, घटना हुई है, इससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं। जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो इसको हम इनकार नहीं कर सकते, घटना हुई है। लेकिन घटना के बाद सरकार जो त्वरित ढंग से कार्रवाई करती है, जो सरकार का दायित्व है, यह बड़ा विषय है और इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई भी हो रही है। अभी घटना पर हम जरूर भी दुखी हैं, हमने भी दुख व्यक्त किया है, लेकिन इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन कार्रवाई निश्चित रूप से करता है, यह बड़ी चीज है। लास्ट 2 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। मुख्यमंत्री जी को बार बार अचेत बताया जाता है, कहा जाता है 4-5 लोग उनको डमी बना करके सरकार चला रहे हैं। 4-5 लोग ही, जिसमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और 1-2 नेता हैं जो बीजेपी के गोद में बैठ गए। क्या आपको सही में लगता है, पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी वो भी ऐसी बातें करती थी, आरजेडी भी ये बात कर रही है, मुख्यमंत्री का व्यवहार कई बार सवालों के घेरे में रहा है। क्या जो विपक्ष का आरोप है, आपको लगता है कि जनता के बीच में जो ये नैरेटिव सेट हो रहा है वो चुनाव में कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा, एनडीए को प्रभावित करेगा? देखिए, बिल्कुल फिजूल की बात है यह। मुख्यमंत्री जी आज भी जिस तरह से काम करते हैं, पूरे बिहार की यात्रा उन्होंने अभी की, हर दिन कहीं ना कहीं उद्घाटन, शिलान्यास या इस तरह के कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। तो जितना एक्टिव, जितनी सक्रियता उनके अंदर है, जितना एक्टिव मुख्यमंत्री जी हैं, और उसके बाद भी कोई उनके ऊपर इस तरह की बात करे तो हास्यास्पद टिप्पणी कोई भी कर रहा है। और जो लोग सत्ता में जाने के लिए व्याकुल हैं, तो कुछ भी बोल करके चाहते हैं कि लोगों को के ध्यान को हम अपनी ओर आकृष्ट कर लें। इसीलिए इस तरह की बात करते हैं, वरना जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से सक्रिय हैं और सक्रिय होकर बिहार की सेवा कर रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो महागठबंधन की स्थिति है, तेजस्वी यादव को नेता नहीं माना जा रहा है, कांग्रेस मानने को तैयार है और तैयार नहीं है, और एनडीए में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात होती है, सीएम होंगे कि नहीं होंगे इसको लेकर के मुखर रूप से कोई बड़े नेता बोलते नहीं है। आपको लगता है कि एनडीए और महागठबंधन की स्थिति एक ही जैसी है? यहां नेतृत्व तय है, उधर भी नेतृत्व तय है, लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर के संशय है? देखिए, मेरी समझ से न उधर कोई संशय है न इधर कोई संशय है। इधर हर तरह से एनडीए के जितने घटक दल हैं, सब लोगों की इस बात पर सहमति है, और सहमति कोई अंदर की सहमति नहीं, बल्कि यह बात बाहर भी लगभग सभी पार्टी के नेता बोल ही रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगली सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। और उधर भी कांग्रेस के लोग दिखावे के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन वहां कोई दूसरा रास्ता उनके पास भी नहीं है। वहां एक ही जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, बस वहां भी लीडरशिप वही है, उन्हीं के नेतृत्व में उनको भी चुनाव लड़ना है। तो इसलिए हमको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मुझको कि न तो उधर कोई कंफ्यूजन है न इधर कंफ्यूजन है। अब जनता को ठगने के लिए कांग्रेस के लोग कुछ इस तरह की बात करते हैं, तो अब उनकी मर्जी, लेकिन कहीं कंफ्यूजन नहीं। एनडीए का प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? कितनी सीटें इस बार मिल जाएगी? पिछले बार तो आप एनडीए में थे नहीं, एनडीए को महज 12,500 ज्यादा वोट मिल पाया था और सरकार बन पाई थी। इस बार परिस्थिति किस तरीके से भिन्न दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, देखिए, इस बार तो दिख रहा है पहले से चारों तरफ एनडीए के पक्ष में वातावरण है।
तो कहीं से कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। 2025 जो हम लोग का 2025 में 225 की संख्या जो हम लोग बोल रहे हैं, उस टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोगों का उत्साह किस कदर दिख रहा था। और हर जगह हम लोग जा रहे हैं तो लोगों का उत्साह, एक बात है कि कहीं कहीं किसी बात को लेकर के हम एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि कुछ कमी किसी मामला में अगर सरकार की ओर से है तो लोग चर्चा भी करते हैं, यह काम नहीं हुआ, लेकिन करेगा कौन? तो उसके लिए भरोसा अगर किसी के ऊपर है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा लोगों का आज भी है। अब कोई काम नहीं हुआ इसलिए इस सरकार को बदल दो और फिर उधर जो महागठबंधन है वह आ जाए और उसके ऊपर लोग भरोसा जता दे, ऐसा भरोसा बिल्कुल है ही नहीं महागठबंधन के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में तो एनडीए बिल्कुल एक तरफा है। लास्ट सवाल, और बहुत समय लिया मैंने। वक्फ बिल कानून बन गया, कहा जा रहा है कि एनडीए के विरोध में पूरा मुसलमान एकजुट है। ऐसे में एआईएमआईएम के तरफ से यह बात आई है कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार हूं। आपको लगता है कि इस बार मुसलमान बिल्कुल आपसे एलिनेट हो जाएगा? बिहार में 19% मुसलमान आपसे दूर रहेंगे, आपको वोट नहीं मिलेगा, वजह वक्फ संशोधन बिल जो कानून बना वो है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिहार की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम माइनॉरिटी के लिए किया है, कोई कंपैरिजन नहीं। नाम लेने के लिए भले माइनॉरिटी माइनॉरिटी आरजेडी की सरकार में आरजेडी के नेता भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन काम एक्चुअल में अगर किया है उनके भी डेवलपमेंट का, तो नीतीश जी की सरकार ने किया है। और जिस आप बिल की बात कर रहे हैं, इसमें जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो कमजोर गरीब तबका के लोग हैं, उनका बहुत भला होने वाला है। पहले जो भी कमिटी जो बोर्ड होता था उसमें कहीं से इन लोगों को कोई जगह मिलती थी क्या? वहां भी जो कुछ उस तरह के लोग हैं समाज में, उन्हीं को जगह मिलती थी। अब पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको जगह मिलेगी, तो उनके सशक्तिकरण की बात अब हो रही है। तो इसलिए ऐसे लोग सीधे आंख बंद करके उनको वोट दे देंगे, यह गलतफहमी है महागठबंधन वालों की। इसलिए ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। चलिए, और ये जो फिलहाल ये तेज प्रताप वाला एपिसोड है, आपको लगता है कि आरजेडी के आधार वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा? अब इस सब विषय पर हम बात नहीं। चलिए ठीक है। नहीं नहीं, आपने बड़ा ही साफ गोई से जवाब दिया। टीवी9 के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जी, जी हाँ, जो कि बड़ी ही साफ गोई से इन्होंने हर मुद्दे पर बात की। सवाल सीटों का है, सीट कितनी चाहिए, इन्होंने कह दिया ये इस प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एनडीए में बने रहेंगे। ये जितनी भी बातें एनडीए से नाराजगी को लेकर के है वो मनगढ़ंत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी9। धन्यवाद, नमस्कार।